गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है क्लास 12 मैथमेटिक्स वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2023 के लिए। ठीक है, ये पेपर सीबीएसई ने जो भेजा हुआ था सैम्पल पेपर, हम उसको देखेंगे इसमें क्या क्या है और इसके सेक्शन ए को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इस पेपर में मेनली इसके 5 सेक्शंस गिवन है। उन 5 सेक्शंस में इसका जो सेक्शन ए है, इट हैज़ 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 2 एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और आसान भी होते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में हमारे पास में 5 क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच हैविंग द 2 मार्क्स। ठीक है, और सेक्शन सी में 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और उसी तरीके से सेक्शन डी में ईच क्वेश्चन हैविंग द 5 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चंस होते हैं। और सेक्शन ई में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। उन 3 पार्ट्स में से 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं केस स्टडी में और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी केस स्टडी क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका सेक्शन ए। सेक्शन ए के वी आर लुकिंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये चीज़ हम चेक करने वाले हैं, आपके सामने लिखेंगे ये 4 ऑप्शंस। ठीक है, इनमें से एक कोई सही होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे मालूम है कि क्या होता है। एक्चुअल में जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इफ देयर इज ए मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसका हम ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, तो ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो जाता है तो उस केस में वो क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक तब होती है जब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक तब होती है जब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है, -a हो जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, एक चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो ये कंडीशन सिचुएशन भी हो सकती है ए जे ith एटम इक्वल टू -a ij थीटा। ठीक है, ये ऐसे करके हो गया। अब इसमें अगर हम i इक्वल टू जे कर दें, ठीक है, इसमें देखेंगे तो किसी भी कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करता ये, लेकिन थर्ड वाली कंडीशन को हम चेकअप करें तो इसमें देखेंगे इफ i इक्वल टू जे, अगर i इक्वल टू जे हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ai हो जाएगा, और इस साइड में भी माइनस में कितना हो जाएगा, ai और i। ठीक है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ ai इक्वल टू 0, इट मीन्स ai इक्वल टू ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कंडीशन क्वालिफाई करता है, यानी कि अगर इसमें i इक्वल टू जे होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ये ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देखते हैं इसमें जो ऑप्शन सी है हमारे पास वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 में। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं कि 2 में क्या हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ से थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझको। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, ये इसमें से इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ करेंगे तो देखिए ये रफ करके, ये ऐसे करके इसको हम रफ कर दे रहे हैं और फिर क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, चलो देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या है। क्वेश्चन 2 गिवन है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू -3 गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a एंड a ट्रांसपोज, a और a के ट्रांसपोज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ a एंड a ट्रांसपोज, तो इट कैन बी रिटेन एज द मॉडुलस ऑफ a। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें से देखिए ये जो दिया है ये हो सकता है मोड ऑफ ए और ए ट्रांसपोज, ये दोनों के इक्वल हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे हो सकती है। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो हमें ऑलरेडी मॉडुलस ऑफ, और ये भी मुझे मालूम है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है, कि ये चीज जो होती है ना, आपसे देख लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, आई मीन सॉरी, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू और ए ट्रांसपोज, ये दोनों कैसे होते हैं, हमेशा सेम निकलते हैं। ये सेम निकलते हैं, तो अगर इसमें से डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको -3 गिवन है तो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज आल्सो -3, ये दोनों -3 होंगे। तो उस केस में हम इसे क्या लिख सकते हैं, -3
इंटू -3 लिख सकते हैं, 8 विल इक्वल टू 9, ये 9 के इक्वल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ए ऑप्शन क्या हो गया, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसको हम यहाँ से एक बार थोड़ा रब करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड ऑप्शन में चलना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज गिवन बाय। हमारे पास में 4 ऑप्शन गिवन है मुझको, ये 4 ऑप्शन हमको गिवन है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, अगर ये 4 ऑप्शन हमको गिवन है तो कैसे देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और इसे थोड़ा सा इरेज भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा क्योंकि ये बिना रफ किए हुए काम नहीं चलना है, इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे करके ये रफ कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में देखें, इसमें जो क्वेश्चन 2 था हमारे पास में, उसका ऑप्शन ए वाज द करेक्ट, ए इसमें करेक्ट ऑप्शन था उसका, ठीक है। सेकेंड का ऑप्शन ए करेक्ट था। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। ये है द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज गिवन बाय, ऐसे करके दिया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा। अब देखिए इसमें हम करते कैसे हैं, जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लें, ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल लेंगे तो जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने, आप देखो यहाँ से ये ट्रायंगल है, ठीक है, एंड दिस ट्रायंगल इज ए बी एंड सी, और आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज द 1/2 एंड मॉड ऑफ ए बी एंड क्रॉस ए सी, ठीक है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, दोनों ही वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, तो ए बी क्रॉस ए सी करके इसका ये एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे, इसमें हम क्या है 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा इसको इरेज भी करना होगा मुझे, ठीक है। तो इरेजर लेकर के थोड़ा सा इरेज भी कर देते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कर दें। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्या है जी, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन गिवन है मुझे ऑलरेडी यहाँ से पहले से ही। एक मिनट, इसमें कई चीज़ें आ रही हैं भाई, इनको रफ करना पड़ेगा सबको। ये भी रफ कर दो, ये भी रफ कर दो, ये भाई क्यों नहीं रफ हो रहा है, और यहाँ से ये भी नहीं रफ हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में चेक करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन गिवन है द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, if x डज नॉट इक्वल 0, एंड सेकेंड पार्ट इसमें दिया है k इफ x इक्वल टू 0, k क्या है इसमें, f इक्वल टू इसमें 0 गिवन है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करना है। इसमें 4 ऑप्शंस दें और 1 विल बी करेक्ट, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन उसका निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, इफ वी आर टेकिंग x डज नॉट इक्वल 0, अगर हम एक 0 इक्वल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में उसका LHS निकालेंगे या फिर हम RHS निकालेंगे, सॉरी LHL या फिर RHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब सीधे इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फिर देख लीजिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग में दिया होता या 2 मार्क्स में होता तो मैं कई चीज़ें करके निकालते लिखना होता, लेकिन ये मुझे एक्चुअल में मुझे इसे क्या करना है, हमें इसको वेरी शॉर्ट फॉर्म में करना है, यानी ऑब्जेक्टिव है तो हम इसको शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। तो इस वाली चीज़ को देखते हैं, 1 माइनस cos 4x मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, 1 माइनस cos 4x मीन्स 1 माइनस, और cos 4x वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 4x वैल्यू होगी 1 माइनस 2 एंड साइन स्क्वायर एंड 2x। यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट, और इट शुड बी x टेंस टू 0, ऐसे होना चाहिए, अपॉन, फिर इसमें देखिए ये, और अपन में कितना है 8x स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास में लिमिट
x टेंस टू 0 एंड 1 माइनस 1 एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये 2x हो जाएगा और ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन 8x स्क्वायर, ये हो गया 1 एंड 1 कैंसिल हो गया। अब ये 2 2 4 जा 8 हुआ, तो फाइनली हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 एंड ये हुआ साइन x स्क्वायर एंड 2x अपॉन कितना हो गया 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए x टेंस 0 गिवन है और ये आ गया साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर, तो मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसे डिटेल में समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को जिसमें कोई कंफ्यूजन न रह जाए। इसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो लिमिट के बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, ये 1 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब x इक्वल टू 0 है तो ये के गिवन है। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस उसी केस में हो सकता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक वैल्यू साइड में निकाली भी है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है और ये के गिवन है। जब दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में ये क्या निकल के आएगा, के इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो के की वैल्यू जो ऑब्वियसली निकलेगी वो कितनी हो जाएगी 1, मीन्स ऑप्शन सी इसमें क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम रफ कर देते हैं सीधे करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं चीज़ों को और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सी द करेक्ट ऑप्शन, तो इसको रफ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। जी देखिए अब हमारे पास में अगला पार्ट आ रहा है, इसमें वी सी हियर क्वेश्चन नंबर, वी सी द क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करेंगे। 5 में लेने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। 5 में गिवन है इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। इसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है, इसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये बताना है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। एक्चुअल में दिया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है। तो हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर फंक्शन की यहाँ से क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से निकाल करके इसे हम सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, इसे देखिए, इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं फंक्शन को, एफ डैश एक्स, या आप ऐसे कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए एफ डैश एक्स, और साथ में आप डी एक्स भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे एंड डी एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जब इस पार्ट को आप इंटीग्रेट करोगे एफ डैश एक्स को, तो आपके पास क्या निकलेगा, ये केवल एफ एक्स होगा, ठीक है, इट विल बी ओनली एफ एक्स, ये केवल आपका एफ एक्स आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन। और इसका जो इंटीग्रेशन निकलेगा इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एन प्लस, ये हो जाएगा आपका लॉग एन मॉड ऑफ एक्स एन प्लस सी। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग मॉड एक्स प्लस सी आ रहा हो, तो वी सी द ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स एन प्लस सी आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करेंगे, उसके पहले इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, ठीक है। ये चलिए इसको देख लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करते हैं, 6 में क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ एम इज द, क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करेंगे, इफ एम एंड द respectively are the order and the degree of the differential equation of d by dx of ब्रैकेट dy upon dx का होल पावर 4 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n, ये करके दिया है। तो हमें एक्चुअल में जो पार्ट निकालना है इसमें, इसके बारे में बताना है कि इसमें m प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी। m और n को बोला है कि डिग्री एंड ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर की वैल्यू बात करनी है इसमें। इसको यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर देख लेते हैं, किसका करके ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए इसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जो डी बाई डी एक्स आप लिखा हुआ है इसके डिग्री ऑर्डर बताना है उसको। तो अगर हम इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स आप लिखा है डी वाई अपॉन डी होल पावर 4 लिखी हुई है, तो होल पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि
ये इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा है उसको आप x एज्यूम कर लो, ठीक है। मान लिया x लिखा हुआ है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या निकलेगा, देखिए जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे यहां से, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या निकलेगा, अगर इसे आप डिफरेंशिएट करते हैं इस वाले फंक्शन को ऐसे ले जाइए यहाँ पे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर 4 आप देख रहे हैं वो 4 इंटू में हो जाएगी, एंड ये कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, एंड इसका कितना हो जाएगा होल क्यूब, ये होल क्यूब हो जाएगा 4 इंटू dy अपॉन dx होल क्यूब हो गया। एंड इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से एक बार, जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, आप देखो ये आ जाएगा d2y अपॉन n dx2। तो इस d2y अपॉन dx2 के साथ में ये पूरी वैल्यू जो देख रहे हैं ये तो पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। मेन रोल यहाँ पे जो है वो सिर्फ इसी पार्ट का है, ठीक है। इस पूरे की होल पावर आप चेक करेंगे तो कितनी है 1 है। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है कि इसका आर्डर 2 हो रहा है और डिग्री कितनी है 1 है। इसमें आर्डर को इन्होंने कितना बोला हुआ था m, और n को क्या बोला हुआ है डिग्री बोली हुई है, इसलिए m प्लस n, m इसमें कितना है m इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, m इक्वल टू कितना है 2 और n इक्वल टू कितना हुआ 1, सो वी कैन राइट हियर m प्लस n इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ये 3 हो गया, ठीक है। तो आपने देखा है m प्लस n इक्वल टू हमने 3 निकाल दिया, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज हियर 3 यानी सी द करेक्ट ऑप्शन, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए तो इसमें इसको भी रब कर देते हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अगले पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से कि उसमें क्या हो सकता है, ठीक है, वो भी देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को चेक करेंगे हम। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, इसमें बोला गया द सॉल्यूशन सेट ऑफ द, सारी इनइक्वालिटी लिखी, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y इज लेस देन 4 इज, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन सेट क्या हो सकता है, इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, एक पार्ट, दूसरा दिया हुआ है एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, थर्ड है द होल xy प्लेन नॉट कंटेनिंग द लाइन 3x + 5y = 4 एंड अ क्लोज हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है। नाउ which one is the करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है, ये हमें देखना है। इसको देखने के लिए हमें कम से कम इसका ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब हम चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सही है कि गलत है। तो हमारे पास ये लाइन दी हुई है 3x + 5y एंड लेस देन 4, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसमें ऐसे ले लेते हैं कि 3x एंड प्लस 5y, 3x + 5y ले लेते हैं। तो 3x + 5y का मतलब हुआ कि फिर से आप देख लीजिए 3x + 5y, 3x + 5y इक्वल टू 1 मिनट के लिए 4 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 कर देंगे, अगर इसमें हम x इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 करने पर क्या हो जाएगा, मैं लाइन बनाने जा रहा हूं, ठीक है। x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 4 हुआ, देन y इक्वल टू क्या निकलेगा 4/5, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 कहां पर होता है, y एक्सिस पे होता है, इट मींस यू हैव अ पॉइंट 0, 4/5, ये y एक्सिस पे पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट जो मिला, अगर इसमें हम y को 0 कर दें, ठीक है, मतलब ये x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर 0 कर दिया, अगर हम इसमें y को 0 करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3x = 4 एंड वी हैव x = 4/3, मींस x एक्सिस पे जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हमारे पास में आएगा 4/3 एंड 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट निकाल लिए। अब इसमें से इस चीज को देखना है आपको कि 2 पॉइंट हमने निकाल लिए, इसके बाद लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इधर का पार्ट मेरे को रफ करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, उसके बाद बताते हैं जल्दी से, 1 मिनट बस, ठीक है। इस चीज को देख लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कम लिखा है, 4/3 आ रहा था, 4/3 आ रहा था। अब देखिए लाइन को जल्दी से बना लेते हैं। तो लाइन जो बनेगी कुछ इस टाइप से बनेगी। अब आप देखो ये है 4/3 हमारे पास में यहाँ पे होगा एंड 4/5 लगभग ऐसे कहीं निकलेगा जा करके, ठीक है। और ये लाइन बनेगी, ये लाइन डॉटेड में बनेगी, ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, मतलब कॉन्टिन्यूस लाइन नहीं है ये, ठीक है। जैसे इसमें बन रही कॉन्टिन्यूस बट इट नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऐसे बना करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये लाइन जो बनेगी ये ऐसे करके ऐसे बनेगी, ये ऐसे 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 निकलती चली जा रही, ठीक, ये लाइन ऐसे बन गई। अब इसमें कहा गया है कि ओरिजिन को हम चेक करेंगे। ओरिजिन हमारे पास में ये दिया हुआ है, ये ओरिजिन है हमारे पास में, ठीक है। ये क्या है ओरिजिन, 0,0, 0,0 को इस वाली लाइन में डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जब डालेंगे ये 0 हो जाएगा लेस देन
4 मीन्स 0 + 0 लेस देन 4। 4 से क्या होता है, लेस होता ही होता है। जब 4 से लेस होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन इनइक्वालिटी गिवन है वो करेक्ट है। इट मीन्स जो एरिया इसमें कवर्डेड होगा वो ये वाला एरिया कवर होगा, इसमें कंटेनिंग द ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन में कंटेन हो रहा है वो वाला प्लेन लिया जाएगा। इट मींस इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए इसके बाद इसमें हम आगे चलते हैं, इसका आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उसके पहले जरा इसको रफ कर लिया जाए, जो हमने लिखा है ये रफ कर लिया, ये ऐसे करके, ये देखिए जी, देखिए इसमें से हमें क्या करना है। अब हम इसमें जो ऑप्शन नंबर इसका 8 था, उस 8 नंबर ऑप्शन को क्या करते हैं, एक मिनट, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया हुआ है, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i - j - 2k ऑन द वेक्टर i + 2j एंड -3k इज, ये कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आप चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्शन बताना है इसमें, इस वेक्टर का इसमें बताना है। जब इस वेक्टर के इसमें बताना है तो हम चेक करेंगे इसमें कि वेक्टर ए कौन सा है। सपोज द फर्स्ट वेक्टर इज ए, पहले वाले को वेक्टर ए लिख लेते हैं। ए इक्वल टू कितना है, 3i - j एंड माइनस में 2k एंड वेक्टर बी इज हियर। वेक्टर बी को चेक करेंगे, ये कितना है, इक्वल टू i एंड प्लस 2j एंड माइनस में कितना है, 3k इज दिया। और वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। वेक्टर ए का जब बी पर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। अगर a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिए, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी करेंगे, a का जब बी पे निकालते हैं प्रोजेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर a डॉट बी आप क्या निकलेगा, निकाल के देख लीजिए। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू, ये 3 × 1 = 3 एंड 2 × 1 = 2, माइनस में 2 हो गया और माइनस में प्लस, ये कितना हो गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 + 3 - 2 इक्वल टू कितना हो गया, 7 एंड मॉड ऑफ बी निकाल दीजिए। तो मॉड ऑफ बी जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 + 4 + 9 यानी √14, इट इज a √14, ये कितना हो गया, √14 आ गया। ठीक है, इट मीन्स जो प्रोजेक्शन निकला वो होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी कर देंगे, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी करेंगे। सो ऑप्शन a डॉट बी में आप देखेंगे ये आपने 7 निकाला हुआ है, मॉड ऑफ बी कितना है, √14 है। ठीक है, इस तरीके से लाइक दिस यू हैव फाइंड a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कितना हो जाएगा, 7/√14, 7/√14 निकाला, ये इसका करेक्ट निकल गया। अभी हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके पहले इसको रब कर लीजिए जल्दी से, ये रब कर लिया, ये खत्म, ये हमने रब किया, और ये इसके बाद में अब हम देखेंगे इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 9, इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन चेक करेंगे, ये है हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट इसकी 2 से 3 है, x/1 + x² dx इज, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें ये। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 9 को हम चेक कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जल्दी से देखेंगे इसको। ये में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 और x अपान ये दिया हुआ है। हम इसके में x² + 1 जो दिया है, इसमें x² + 1 इसको हम t ले लें इसको। अगर हम इसको t लेंगे तो t लेने पर इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो ये 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू नो dt, ये x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज कर लेंगे, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अगर लिमिट भी चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करने पर क्या निकलेगा, अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ पे पहले लिमिट 2 है, हमने इसमें एज्यूम किया ये 2 डालेंगे, तो 2 डालने पर कितना, 2 × 4 + 1। ठीक है, मीन्स ये जो आप देख रहे हैं लिमिट 1 मिनट हटा दीजिए यहाँ से, और ये इसकी जो लिमिट हो जाएंगी ये 5 निकलेगी और ये आ जाएगी 10। 5 और 10 कैसे निकली, जब आप इसमें x = 2 लेंगे तो 2 × 4 + 1 5 हो गया। जब आप इसमें 3 लेंगे तो 3 से 9 + 1 कितना हो गया, 10 आ गया। ठीक है, और ये 1/2 बाहर यहाँ से, ये dt अपॉन कितना हो गया, t। इसका जो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 1/2 और ये निकल के आ जाएगा log mod and t। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये हुआ 5 से 10,
ठीक, इसको डाल के देख लीजिए तो ये आएगा आपके पास में 1/2 एंड दिस विल बी log mod t मतलब ये mod 10 और माइनस कितना हो जाएगा log 5 निकलेगा, इट मीन्स 1/2 और log 10/2 मीन्स ये कितना हो जाएगा 10/5 जब करेंगे तो log 2 निकलेगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 1/2 log 2, 1/2 log 2 ये वैल्यू आपकी निकल करके आ गई, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन क्या हो गया, एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें हम इसके अगले क्वेश्चन में चलने वाले हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर हमने अभी कौन सा किया 9 नंबर किया। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद वी सी द क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 10 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास में, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स का होल इनवर्स, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पहले से मालूम है कि अगर एक्स वाई ऐसे करके इसका हम इनवर्स निकालते हैं तो इसका जो इनवर्स निकलता है वो निकलता है वाई इनवर्स एंड इधर होता आता है एक्स इनवर्स। इसके अकॉर्डिंग अगर इसका इनवर्स हम निकालेंगे तो इट शुड बी बी इनवर्स का इनवर्स निकलेगा एंड इधर हो जाएगा ए का इनवर्स। जब इनवर्स ऑफ बी इनवर्स होगा तो इट विल बी बी, ये बी निकलेगा और आ जाएगा ये ए इनवर्स। मींस इसका जो ऑप्शन सही निकला द करेक्ट ऑप्शन इज हियर, दैट इज द सी द करेक्ट ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग ये निकल आया। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं, इसके पहले इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास में क्वेश्चन में 11 दिया है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फेसिबल रीजन। ठीक है, the corner points of the shaded unbounded region unbounded feasible region of an LPP are 0.4 0.6 1.6 and 3, 0 as shown in the figure. The minimum value of the objective function z is equal to 2x plus 6y occurs at, किस पॉइंट पे आते हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम इस चीज को चेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक, और देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आ रहा है। इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं ये 3 पॉइंट 0,4 0.6 1.6 एंड 3, 0 और मिनिमम वैल्यू बतानी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हम देख रहे हैं, तो आप इसके लिए हमें क्या करना है जल्दी से हम देख लेते हैं किस पॉइंट पे निकल रही है, कहां से कहां तक निकल रही है, इस चीज को हमें चेक करना है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा पॉइंट हो सकता है। एक टेबल बना लें जल्दी से, हम एक टेबल बना लें ऐसे करके ऐसे। ठीक है, और थोड़ी सी इसको बड़ी भी कर लीजिए और देख लेते हैं कि इसमें और क्या निकल सकता है। इसको थोड़ा सा टेबल को बड़ी कर लेते हैं। टेबल को अगर हम बड़ी करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो कॉर्नर पॉइंट हमको दिए हैं ऑलरेडी उन्हीं पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स में जो गिवन है वो कौन कौन सा है, एक है 0,4 पे है, एक पॉइंट ये हो गया, एंड सेकेंड इज द 0.6, 1.6, ये सेकेंड पॉइंट हुआ, एंड थर्ड इज द 3, 0, ये 3 पॉइंट है। ये पॉइंट्स गिवन है और इनको सीधी सीधी आप जो है यहां से सीपी लिख दीजिए, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, इनको लिखिए कॉर्नर पॉइंट्स, ये सीपी हो गया। और उसके बाद में जिसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए वो आपने फंक्शन ले लिया z इक्वल टू एंड दिस इज 4x एंड प्लस 6y, 4x एंड प्लस 6y कर लिया। इन पॉइंट को डाल के देख लीजिए। अगर इसमें हम z की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम z की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो ये वैल्यू डालिए पहले, x इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू 4 डालेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब इसमें हम x इक्वल टू 0.6 लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.6 लिखने पर 6 चौक 24 से 2.4। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 6 जा 24। ठीक है, इट मीन्स 2.4 हो गया, और प्लस इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 1.6 यहाँ डाल दीजिए तो ये 9.6 आ जाएगा, 9.6, इट मीन्स कितना हो गया, ये 12 आ गया। ठीक है, यू हैव द वैल्यू 12। जब 3, 0 लेंगे तो 3, 0 लेने पर ये कितना आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 पॉइंट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहां पर वैल्यू मिनिमम आ रही है। एक ये वाला पॉइंट आ रहा है और एक कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं जो फेसिबल रीजन आप देख रहे हैं इधर का, उसमें से ये जो लाइन देख रहे हैं आप यहां से यहां तक, ये लाइन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बी से सी के बीच में, ठीक है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। तो आप कह सकते हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,6 0.6, 1.6 एंड 3, 0। इस लाइन
को, इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन कराती है, इसके हर एक पॉइंट पे कैसे होगा, ये वैल्यू आपकी मिनिमम होगी। सो यू कैन से दैट द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद में और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में। ठीक है, अगला पॉइंट चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, उसको चेक करते हैं, उसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, अब हम 12 को चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 में गिवन है इफ डिटरमिनेंट 2, 2, 4, 5, 1 एंड 2x 4, 6 एंड x, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा मतलब है इसका, इसको सीधी सीधी हम एक्सपेंड कर दें। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस साइड से इस पार्ट से 2 - 20 निकला, एंड सेकेंड साइड इट इज द 2x², दिस इज 2x² एंड माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें लाओगे तो 2x² इक्वल टू, ठीक है, 2x² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस में 18 था और प्लस में 24 हो गया। ठीक है, तो आप और भी कह सकते हो कि 2x² इक्वल टू -18 + 24 मीन्स कितना हुआ ये। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए, एक बार फिर चेक करिए, यहाँ पे 2 1 2, 4 5 4 20, 2 - 20 हो गया, ये 2x² और माइनस में 24 हुआ। ठीक है, 24 हुआ, अब ये माइनस में 18 रह जाएगा इस साइड में, और ये माइनस में कितना था हमारे पास में, ये 24 था। तो सॉल्व करते हैं, क्या निकलेगा ये, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बच गया हमारे पास में, आई थिंक इट विल बी 6, ये 6 बचेगा, एंड x², 2x² इक्वल टू 6 मीन्स x² इक्वल टू कितना हो गया, 3 निकला, और x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस एंड √3। ठीक है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यू आई वो +√3 एंड -√3 आगे निकल करके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें इसकी करेक्ट ऑप्शन ये आ गई। ठीक है, ऐसे भी बच्चों हम रब कर लेते हैं, और उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या चल रहा है भाई, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे इसके 13th में। 13 नंबर में क्वेश्चन में क्या गिवन है, चेक करते हैं इसमें 13th में, इफ a इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर मॉड ऑफ a इक्वल टू 5, देन एडजॉइंट ऑफ a, देन एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a इसका फॉर्मूला होता है, इसमें से देखेंगे एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a टू होल पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। मॉड ऑफ a हमें ऑलरेडी पहले से कितनी मालूम है, 5 मालूम है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें 5 टू होल पावर, अब कितनी ऑर्डर की दी हुई है, 3 की ऑर्डर की दी, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो n है वो ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर 3 दिया था, तो 3 - 1 करेंगे तो ये 5 का कितना हो जाएगा, 5 पावर 2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 25, ये 25 आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम देखते हैं इसकी अगले क्वेश्चन को। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ये देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे। इसमें क्या है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स a and b such that p is equal to 0.3 and p is equal to 0.6, then pa complement intersection b complement is, ये कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें चेक कर लेते हैं। हमें पहले से ऑलरेडी मालूम है pa, तो pa कॉम्प्लीमेंट्री जो निकलेगा, आई मीन्स इसका जो निकलेगा दूसरा, ये pa इतना दिया है, तो p कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, pa कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखना चाहिए, जैसे pa कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - 0.3 मीन्स ये आ जाएगी 0.7। ऐसे इसमें हम निकालेंगे p और ये b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, ये आएगा 1 - 0.6 मीन्स हो जाएगा ये 0 पॉइंट है भाई, यहाँ पे 0.6 है, जैसे माइनस साइन नहीं यहाँ पे, 1 - 0.6 ये हो जाएगा 0.4 ओनली, ये 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को देख लीजिए, अब हमें बताना है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये इक्वल फॉर्मूला होता है पी ए कॉम्प्लीमेंट इनटू पी एंड दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। पी ए कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7 इंटू 0.4 हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 0.28,
तो वैल्यू इसकी जो निकल के आ गई 0.28 निकल करके आ गई। आप देख सकते हैं 0.28 वैल्यू इसमें कौन सी है, सी ऑप्शन की होगी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसकी ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं और आगे अगला क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो उसको देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में गिवन है, एक मिनट इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए और ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन में चले जाएं अगर हम, तो 15 नंबर क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, ऐसे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy x dx सॉरी y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, ये ऐसे गिवन है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ y dx इक्वल टू x एंड dy। मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन x और इसके साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक है। इसके साथ में और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम dy अपॉन y लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दोनों साइड में आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आप इसके साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या निकलेगा, यू हैव दिस इज द लॉग मॉड x इक्वल टू लॉग मॉड y, ठीक है। ये आगे निकल करके लॉग मॉड y इक्वल टू लॉग मॉड x इक्वल टू लॉग मॉड y, और इसमें आप कर सकते हैं यहाँ पे प्लस c। अगर आप इस पार्ट को इधर लिखते, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके किया हुआ है, हमें केवल y की वैल्यू निकालनी होती है जब यहाँ की निकालना होता है, ठीक है। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस y को आप हमेशा एलिसिस साइड में लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे कभी गलती होने के चांसेस तो ना ही रहेंगे, ठीक है। इसमें से इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर, आप इसे लिख सकते हो इस साइड में अगर लिखेंगे तो dy अपॉन y, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ये dx अपॉन x, ठीक है। आपने ऐसे कर लिया, ठीक। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसे हम लिख सकते हैं log मॉड y इक्वल टू, इस साइड क्या लिखेंगे हम, log मॉड x एंड प्लस में log c भी लिख सकते हैं, ठीक है। log मॉड c भी लिख सकते हैं या c लिख दीजिए केवल, ठीक है। अब आप देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, log मॉड y इक्वल टू log मॉड cx, एक साथ लिख दीजिए इसको, ठीक है। दोनों साइड को हटा दीजिए और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, log रिमूव हो जाएगा, log रिमूव होने के बाद क्या निकलेगा, y इक्वल टू cx, ठीक है। तो जब आप इसमें सॉल्व करेंगे इसको, देन यू हैव, तो आपके पास क्या निकलेगा, ये y इक्वल टू और सीधे सीधे ये cx निकल आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपने निकाल दिया, ठीक है। कोई डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें इस तरीके से हमने y को हमेशा कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखें और x को लिखें राइट हैंड साइड में, ठीक है, जिसमें c आप प्लस करें और c चला जाए x के साथ में, क्योंकि हमें वैल्यू जिसकी निकालनी होती है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो चलिए इसको भी रब कर दे रहे हैं, और इसे रब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये रब कर दिया यहाँ से, ये हटा दिया, और अब देखिए और आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये हो गया। 15 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को चेक करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये भी चेक कर लेते हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहां लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, y2 का मतलब होता है d2y अपॉन dx2, ठीक है। 16 में इसको पहले एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे y के हिसाब से, तो ये एक बार y1 निकला, क्या निकला, एक, जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे देन इट विल रिटन एज द y1, और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा और इसका ये निकलेगा, ठीक। इसे यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसे आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y1 एंड रूट में कितना हो गया 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस एंड दिस इज एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू 1 आया। इसको एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब फिर से डिफरेंशिएट करने पर ये वैल्यू हमारे पास y1 निकलेगी। जब इस वाले पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले पार्ट को, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या निकले, चेक कर लीजिए यहाँ से, इसको डिफरेंशिएशन के बाद निकलेगा इनटू 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इनटू 2x, मैंने सीधे लिख दिया, वही माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस में ऐसे करके ये वैल्यू से निकल के आ गई, एंड प्लस फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और ये जो y1 था, जब y1 को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y2 एंड इट विल बी y2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास में एक चीज बच गई, ठीक है, ये x बचा है और पानी में वैल्यू बची हुई, ठीक है। आप इस निगेटिव के साथ इसको सेकेंड साइड में लेके चले जाओ, यहाँ पे ये माइनस के साथ है, यहाँ 0 है, इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसको इसे लिख सकता हूँ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y2 इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा y1 अपॉन एंड रूट में कितना हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपने देखी, ऐसे करके निकाल दिया, ये y1 लिखा हुआ था और ये क्या निकला है, ऐसे करके ये आ गया, ठीक। अब इसमें एक x कहीं पर बच रहा था, x यहाँ पर ये बच रहा था, ये x है, ये x और है साथ में, ठीक है। अब आप देखो, अगर इसको यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो बच्चों, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या निकलेगा, मैं इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। जब क्रॉस करेंगे तो रूट के साथ ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट हट जाएगा, जब इसका रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y2, ठीक है। और सेकेंड साइड क्या बचेगा, ये x y1, इट विल बी x एंड ये कितना हो गया, y1 हो गया, x y1 निकल आया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू एक्स y1। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसमें निकालनी थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, और ये कितना हो गया x y1, मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन निकला, ठीक है, इसकी वैल्यू। चलिए इसको भी रब कर देते हैं, फिर और आगे देखते हैं जल्दी से। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, इट वाज द क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16। अब हम चेक करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 17 को चेक करेंगे। इसमें क्या है, इफ टू वेक्टर्स a एंड b सच दैट mod of vector a is equal to 2 and mod of vector b is equal to 3, a dot b is equal to 4, then mod of a minus 2, ठीक है। ये कितना होगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, सीधे इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसी को हम आप लोग ऐसे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये भी इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर क्या निकलेगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर, या सीधे आप स्क्वायर लिख दो, क्योंकि हम ऑप्शनल कर रहे हैं क्वेश्चन, तो हमें ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा 4b स्क्वायर एंड साथ में और क्या होगा 4b स्क्वायर, और माइनस में ये 2 और 2 नहीं बल्कि 2 इंटू ऐसे कह सकते हैं 2a एंड डॉट b, बस ऐसे लिख दिया, ठीक है, नहीं 4a डॉट b हो गया गुना करके, ठीक है। मॉड ऑफ a की वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी मालूम है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड प्लस 4 दिया है, मॉड ऑफ b 3 दिया है, ठीक है। तो 4 और इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और माइनस ये 4 और a डॉट b हमें ऑलरेडी कितना मालूम है पहले से, ये 4 मालूम है, ये 4 मालूम हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 9 हो जा 36 प्लस 4 ये 40 हो गया, 40 माइनस कितना हो गया 16, 40 माइनस 16 कितना आ गया, ये 16 लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना 40 माइनस 16, और 40 माइनस 16 कितना होता है, यू नो दिस इज 24, ये 24 हो जाएगा, दिस विल बी 24, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल निकला था, क्या लेकर के हम चले थे, मॉड ऑफ a माइनस 2b, तो हम लिया था हमने यहाँ पे a वेक्टर a माइनस 2b, इसका मॉड का होल स्क्वायर लिया था, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a माइनस 2 वेक्टर b और इक्वल टू ये हो जाएगा एक मिनट, ये वैल्यू निकलनी चाहिए 2√6, 2 एंड रूट 6 आनी चाहिए, ठीक है। 2√6 ऐसे आएगी, 2 to 4, 4 6 24, 2√6 होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी रब कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको रब किया जल्दी से। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन के बाद वी विल चेक द क्वेश्चन नंबर 18। हम 18 नंबर क्वेश्चन चेक करेंगे। इसमें गिवन है P is a point on the line joining this point and this point. If the x coordinate of the point P is 6, then what is the coordinate of point G? तो इसमें G जो Z का कोऑर्डिनेट है वो मेरे को बताना है कितना होगा। तो वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू फ्रॉम 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट जो लाइन पास करी हम इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे। जल्दी से लिख लेते हैं कितना होगा, x माइनस एक्स वन यानी x माइनस 0 अपॉन ये x2 माइनस एक्स वन करेंगे, ये 3 आएगा,
3 माइनस जीरो भी कर सकते हैं, और फिर लिख देंगे y माइनस वाई वन कितना हुआ 5 अपॉन y2 माइनस y1, y2 हमारे पास में कितना दिया हुआ है, ये -1 है यानी माइनस में 6 आ जाएगा। और इसी तरीके से फिर लिखेंगे हम z माइनस z1 कितना है 2, तो प्लस में 2 हो गया, प्लस में 2 हुआ, और अपॉन में z2 माइनस z1, मतलब ये 2 हो जाएगा। ये हमारे पास z2 चेक कर लेना है क्योंकि पॉइंट यहाँ पे 3 माइनस जीरो किया, यहाँ पे -1 -5 -6 हो जाएगा, फिर 2 और -2 करने पर ये प्लस में 2 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी के इक्वल में आप कितना कर लीजिए, k कर दीजिए, कितना कर दीजिए, k कर दीजिए। k करने के बाद ये जो वैल्यू निकल के आई जाएगी x इक्वल टू जाएगी 3k, और वैसे ही अगर हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे z की, तो z प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4k, यहाँ से 2 टू जा 4k हो जाएगा, और z इक्वल टू आ जाएगा 4k n माइनस 2। अब आप देखिए इसमें इन्होंने कहा हुआ है इसका जो x क्वाड्रेंट है वो कितना है 6 है। अगर x क्वाड्रेंट इसका 6 गिवन है तो ये की प्लेस पे आपने 6 लेना है, कितना लेंगे आप 6 लेंगे, और इधर कितना दिया हुआ है ये 3k है, ये कितना है 3k, देन k इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया, k की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अब आप 2 की वैल्यू को जो z क्वाड्रेंट था, हमें पूछा क्या गया है कि वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ z क्वाड्रेंट क्या होगा इसका, ये पूछा है ना z क्वाड्रेंट क्या होगा, तो जो z वाला क्वाड्रेंट है इसमें k की वैल्यू को डाल दीजिए। ठीक है, तो z इक्वल टू ये 4 और k की वैल्यू इसमें हम 2 डाल देंगे, 2 लिया, ठीक है, और माइनस कितना किया 2, तो 4 टू जा 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, तो z की वैल्यू आ गई 6 में 6 ऑप्शन है कहीं पर, ये यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हमारे 1 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इसके बाद अब आता है एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जल्दी से उनको भी देख लेते हैं कि इन एजर्सन रीजनिंग क्वेश्चंस में क्या होता है। ठीक है, एजर्सन रीजनिंग क्वेश्चंस में चेक करने के लिए एक बार देखेंगे हम क्या है इसमें। देखिए इसको चेक करेंगे, इसमें दिया है इन द फॉलोइंग, इसमें हम चेक करेंगे जब, तो इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कंडीशन क्या दी हुई है। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपको दो चीजें दी होती हैं, एक तो क्वेश्चन दिया होता है, एक एजर्सन दिया होता है, और आर उसका रीजन होता है। ठीक, और आंसर में लिखना होता है यहाँ पे जैसे कि आपका जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपको वहां पर ऑप्शन ए देना है। ठीक है, अगर इसमें से ए करेक्ट है और आर, ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर क्या है जो रीजन दिया गया है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी लिखेंगे। ठीक है, और इसमें से ये बोला जाए कि ए इज ट्रू, ए इसमें क्या है जो आपको स्टेटमेंट दिया वो ट्रू है, लेकिन उसका जो रीजन दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है फॉल्स है, तो आप ऑप्शन सी लेंगे। और ऐसे ही इफ ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू है, तो उस केस में ऑप्शन आप डी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां से कि हम एक चीज यहां पे देखने जा रहे हैं, हम इसमें से सबसे पहले 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको चेक कर लीजिए जल्दी से। इसमें दिया है सेक इनवर्स -2 इक्वल टू -5/4, ये आपका रीजन दिया हुआ है, और ऊपर जो एजर्सन दिया हुआ है वो दिया द डोमेन ऑफ द सेक इनवर्स -2x इज दिस एंड दिस, ये सही है या गलत। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू सही है गलत है। तो सेक इनवर्स जो होता है, जो सेक इनवर्स x होता है, उसके लिए हम पहले बात करेंगे कि उसका जो डोमेन होता है वो कितना होता है। ठीक है, सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -∞ से लेकर के और -1 तक होता है, ऐसे करके आप देखें यहां से सेक इनवर्स, और ये सॉरी सेक की बात की जा रही है, इसमें सेक की बात करेंगे हम। जो सेक इनवर्स होता है उसके लिए जो डोमेन निकलता है, ठीक है, सेक के लिए जो डोमेन निकलता है -∞ से -1 यूनियन +1 से लेकर के और +∞ तक, ऐसे लेकर के चलते हैं। ठीक, यहाँ पे सेक इनवर्स 2x दिया हुआ है, तो ये आप जो देख रहे हैं -∞ से -1/2, और ये क्या है 1/2 से ∞ तक। ठीक है, ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि उसमें जो गिवन होता है x शुड बी ग्रेटर देन 1/2, सॉरी 1 से ग्रेटर होता है सेक इनवर्स के लिए। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, ऐसे करके आप इसे देख सकते हैं, ये वैल्यू दी होती है, सेक के लिए वैल्यू होती है ऐसी। और इसमें क्या है, ये 2x दिया है, तो ये 2x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसमें कितना कर देंगे हम 1, देन x शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1/2, ये ऐसे होना चाहिए। ऐसे ही x शुड बी लेसर इक्वल टू -1/2 निकलेगा। ठीक, ये वैल्यू आप देख रहे हैं, तो ये आप जब देखेंगे यहां से ऐसे करके इधर और फिर ऐसे करके इधर, बीच में से निकलता है। ठीक, तो ये आप देखें, ये चीज तो आपकी करेक्ट है, करेक्ट,
अब इसमें से रीजन की बात करेंगे, तो रीजन की बात करेंगे सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 इज -π/4, ठीक है। सेक इनवर्स की जो रेंज होती है, जो सेक की जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो होती है सेक की रेंज जो निकलती है ऐसे सेक इनवर्स -x, इसकी जो रेंज निकल करके आती है वो होती है 0 से लेकर के और पाई के बीच में, ठीक है, ऐसे करके निकलती है। और इसमें से माइनस क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं हम, यहां से आप ऐसे दिखा दीजिए, ये माइनस में π/2, सॉरी प्लस में होते हैं π/2, इसको हटा देते हैं, यहां से इसको हटा दिया जाएगा, यहां पर रिपीट नहीं होता ये, ठीक है। तो आप देखेंगे 0 से पाई के बीच से आप क्या करते हैं, इसमें से π/2 को हटा देते हैं ना, इसमें जब इसको रिमूव कर देंगे यहां से, तो उस केस में फिर ये π/4 जो π/4 माइनस में है ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं करेक्ट होगा, एक दूसरा रीजन भी इसका है कि सेक इनवर्स -θ इक्वल टू प्लस सेक थीटा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये हो गया आपका रॉन्ग, ठीक। तो ए करेक्ट है बट आर कैसा है, इसमें रॉन्ग है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसको आप यहां से ले लीजिए और इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है, चलो उसमें देख कर लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं। 20 में क्या है हमारे पास में, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लीजिए भाई, और ऐसे करके ऐसे 20 में आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ठीक है, ये भी एडजेसेंट रीजन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ए इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज π/4, ठीक है, एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच एंगल π/4 है, और हमें ये वाला यहाँ पर यूज करना है फार्मूला। इसके लिए रीजन क्या दिया रखा है इन्होंने कि हम ये फार्मूला यूज करेंगे दोनों के बीच में। तो हमारे पास में एक लाइन पहले जो दे रखी हुई है ये दिया हुआ है, इसको हम वेक्टर बी लिख लेंगे। वेक्टर बी इसको कितना होगा i-j, और ये आप दूसरा वेक्टर जो एक्स एक्सिस दिया हुआ है इसको b1 लिखिए, इसको लिख दीजिए b2, और b2 इक्वल टू जो है, अगर हम b2 को लेंगे तो b2 के प्लेस पे कितना हो जाएगा, ये हमें दिया हुआ है सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोला गया है। क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस बोला गया है तो आप लिखेंगे इसमें हम i इंटू टी कह सकते हैं, ठीक है, t इंटू आई बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे i इंटू टी लिख दीजिए ऐसे करके, ठीक। अब आप देखो, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका डॉट निकालोगे, b1 डॉट b2 निकालोगे, तो b1 डॉट b2 निकालने पर क्या निकलेगा, अगर आप b1 डॉट b2 निकालते हैं तो b1 डॉट b2 इक्वल टू क्या निकलेगा, ये सिर्फ i डॉट i करने पर 1 निकलता है, सिर्फ t निकलेगा, कितना आ जाएगा, t हो जाएगा। अब मॉड ऑफ b1 निकालेंगे, तो अगर मॉड ऑफ b1 निकालेंगे आप, तो मॉड ऑफ b1 क्या होगा, यू नो, मॉड ऑफ b1 पे निकलेगा √2, एंड मॉड ऑफ b2 आप निकालेंगे तो मॉड ऑफ b2 इक्वल टू निकलेगा सिर्फ ये 1 आ जाएगा, ठीक है। मॉड ऑफ b1 इसमें ये √2 दिया है, ठीक है, कंफ्यूजन ना क्रिएट करना, ठीक है। दिस इज ओनली 2, इसको हटाइए, ये लीजिए पेन, यहाँ से लिखिए √2, दिस इज ओनली √2, ठीक है। अब ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब निकलेगा और इसमें ये t निकलेगा, टी स्क्वायर करेंगे इसको t करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें आपको अप्लाई करोगे, इसमें एक चल में दिया ना मॉड b2, तो इसमें t निकल करके आएगा, ठीक है, मॉड, तो ये t निकला। अब इसमें आप यूज करेंगे cos थीटा, तो cos थीटा के अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, cos थीटा शुड बी ये अपॉन ये, यानी मीन्स ये हो जाएगा आपका t अपॉन एंड √2 इंटू टी, ठीक है, टी कैंसिल कर दिया, 1/√2 निकला, और cos थीटा इक्वल टू √t। √2 की वैल्यू cos में किसकी होती है, cos π/4 की होती है। सो यू कैन राइट हियर थीटा इक्वल टू π/4, ये क्या निकला है, थीटा इक्वल टू π/4 आया। तो इट मीन्स जो एडजेसेंट आपको दे रखा है वो ये दे रखा हुआ है, रीजन उसका इन्होंने ये दिया हुआ है, इसका मतलब ए भी करेक्ट है और बी भी इसमें क्या है, करेक्ट है। मीन्स आपका जो ऑप्शन निकलेगा वो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन सा हो सकता है, ए ट्रू और ए एंड both A and R true and R is the correct explanation of E, means option A is the correct option। A इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन द सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आल्सो। ओके, थैंक यू बच्चों।